नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अब ईरान को लेकर यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने की अमेरिका की कोशिशों को तगड़ा झटका लग रहा है और इधर एक नए सिरे से यहां पर एक वैश्विक राजनीति बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने का जो फैसला अब डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, ऐसा लग रहा है कि अब वो दुनिया के दूसरे देशों को भी युद्ध के लिए बाकायदा आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर उनको ये पता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो ईरान किस तरीके से जवाब देगा। ईरान ने इसकी चेतावनी दे भी रखी है। तो दूसरी तरफ अब ये भी कोशिशें हो रही हैं कि दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए प्रयास किया जाए। अमेरिका की तरफ से ऐसी कोशिशें हो रही हैं, इसकी खबर भी आ रही है। लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ यहां पर जब नाकेबंदी का ब्लॉकेड करने का जो नेवल ब्लॉकेड का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, उनके अपने देश में इसका किस तरीके से विरोध हो रहा है और तमाम दूसरे देश इसको किस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की आवाजें उठ रही हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। पूरी दुनिया में अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेटो ने फिर एक बार दूरी बनाई है, यहां पर इसके नेवल ब्लॉकेड से अपने को अलग रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने पहले ही मना कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ईरान पर हमले के बाद अब ये दूसरा मौका है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अलग थलग इस अभियान में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अपने देश में भी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बौखलाहट में कई कदम उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो रही है अमेरिका में। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पहले जानते हैं कि अब से पिछले 24 घंटे 12 घंटे के दौरान क्या कुछ अपडेट्स हुए हैं, किस तरीके की रिएक्शंस आई हैं अलग अलग देशों की तरफ से, और इस अमेरिका की इस नई नाकेबंदी को लेकर रूस और चीन क्या कुछ कर रहे हैं। उन पर भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट सामने आए हैं। चीन के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से जहाज़ों के आवागमन को बाधित करेगा तो फिर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो एक पूरा जो एक वैश्विक राजनीति है बदलती दिखाई पड़ रही है अमलेंदु जी, और ट्रंप एक के बाद एक नई जो कह लीजिए कि जाल है उसमें फंसते चले जा रहे हैं। हाँ समीर जी, असल में नए जाल में फंसते चले जा रहे हैं और अपने बिछाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अपने ही बिछाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब जो हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी का जो जाल ट्रंप ने फेंका, उसके जाल में ट्रंप खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे ईरान के साथ रणनीतिक और सामरिक संबंध हैं और हमारा उसके साथ व्यापार है। हमारे वहाँ से जहाज़ निकलते रहते हैं, ये एडवेंचर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये चीन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया। तो यानी समझ लीजिए एक नया मोर्चा जो है युद्ध का वो तैयार हो सकता है कि अगर ट्रंप की सेना वहाँ जो है नाकेबंदी कुछ इस तरीके से करती हैं, और कहा जा रहा है कि नाकेबंदी शुरू कर दी। अब जो जहाज़ हैं समझ लीजिए उनके सामने तो संकट ये कि अगर आगे बढ़ते हैं तो बिना ईरान की सहमति के बढ़ते हैं तो ईरान मारेगा, और ईरान की सहमति से आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका मारेगा। तो कोई निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब वहाँ जो है पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। इसके जो हॉर्मुज के दूसरी तरफ जो है खाड़ी में उधर जाम लगा हुआ है और 1000 से ज़्यादा जहाज़ जो है वहाँ फंसे हुए खड़े हैं। अच्छा, ईरान की तरफ से बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज सुबह मैं वहाँ के कुछ देख रहा था कि वहाँ कुछ अखबारों में क्या कुछ लिखा है। उन वहाँ के अखबारों ने इस पर जो टिप्पणी की है, बहुत ही एक तंज कसते हुए टिप्पणी की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी, हमने उसकी नाकेबंदी की और हमारे उस अभियान में, उस गठबंधन में अब अमेरिका भी शामिल हो गया। इस तरह की बातें अब ट्रंप भी जो हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी में शामिल हो गए। कहाँ तो कह रहे थे ईरान के नेतृत्व में शामिल हुए, कहाँ तो कह रहे थे कि खोल दो भाई नाकेबंदी, इसको बंद करो वरना हम जो हमला करेंगे, सभ्यता मिटा देंगे। अब वो सभ्यता मिटाने जो नाकेबंदी खोलने के लिए थे, तो वो सभ्यता मिटाने वाले नाकेबंदी करने खुद पहुंच गए। तो ये देखा जा सकता है। लेकिन IRGC जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ईरान की जो है, उसने चेतावनी दी है कि रणनीतिक जलमार्ग के पास आने वाले किसी भी अमेरिकी सैन्य पोत को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी, जिससे जलडमरू मध्य पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होगा। यानी उसने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ेंगे आपके जहाज, तो हम उन पर हमला करेंगे। ये उसने
IRGC ने स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल एक तरीके से। और ईरान ने फारस की खाड़ी में सैन्य सफलता के बारे में वाशिंगटन के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका इजराइल के बीच हुए आक्रामक युद्ध के दौरान अभी तक अपनी पूरी रक्षात्मक क्षमताओं को तैनात नहीं किया था। यानी अभी तक जो हमने इस्तेमाल किया वो हमारी पूरी क्षमता नहीं थी और अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से साफ चेतावनी दे दी गई है कि अभी तक जो आपने ईरान का जलवा देखा उससे कई गुना ज़्यादा ईरान अब जलवा दिखा सकता है। तो ये ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो ईरान की तरफ से ये स्पष्ट एक बार फिर कर दिया गया है कि वहाँ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से 40 दिन की लड़ाई में इधर देखा गया। लेकिन अगर ये नाकेबंदी इसको कर रहे हैं जिस तरीके से, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो ये युद्ध विराम का उस युद्ध विराम का भी उल्लंघन है जो युद्ध विराम अमेरिका ने ईरान के साथ किया है। और ये जो ब्लॉकेट कर रहा है अमेरिका, तो इसका अधिकार कहाँ से उनको मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि नेटो हो चाहे ब्रिटेन हो, जो नेटो के सदस्य देश हैं और इसके अलावा तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के बयान जारी किए हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। खासतौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने एक बार फिर कहा है। अब ये नाकेबंदी डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं और इसका क्या कुछ असर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से चीन और रूस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चीन के रक्षा मंत्री का जो बयान आया है, इन सब को देखते हुए ये साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं अब इसके जरिए चीन और रूस को भी तो युद्ध के लिए नहीं उकसा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चीन की चेतावनी ये बता रही है कि अगर कुछ वहां पर किसी तरीके से चीन के जहाज़ों को रोकने की कोशिश होती है तो फिर एक नया संग्राम वहां पर छिड़ना तय है। बिल्कुल समीर जी, एक नया संग्राम छिड़ना तय है। और जिस तरीके से चीन की प्रतिक्रिया आई, वो प्रतिक्रिया साफ तौर पर यही बताती है कि अगर ट्रंप साहब की सेना वहां जाकर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगी हिंद महासागर में, तो उसका जवाब वहां दिया जाएगा। चूंकि हिंद महासागर अमेरिका की सीमा नहीं है जी, तो आप वहाँ घुसकर आप क्या कर रहे हैं? आप तो समुद्री डाकू हो गए वहाँ अगर आप पहुँच रहे हैं। ईरान जो कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर रहा है और ओमान के साथ मिलकर कर रहा है। दोनों देशों के बीच की सीमा है और दोनों देशों में इस बात को लेकर सहमति बन गई है वो जो कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो एक तरीके से कहा जाए वो समुद्री डाका डालने की कोशिश ट्रंप साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच समीर जी, जो भारत में ईरान का कॉन्सुलेट है मुंबई में, उसने एक विजुअल जारी किया है और कहा है कि पर्शियन गल्फ की लाल मधुमक्खियाँ, हाँ, मिसाइल बोट्स अब तैयार हो रही हैं। और उसने एक वीडियो जारी किया है कि किस तरीके से मिसाइल बोट्स जो हैं ईरान की वो तैयार हैं, यानी नौसेना मिसाइल लॉन्च करेगी समुद्र से। और ये दिखाया है उसने कि और किस तरीके से कि जो कितना तेज उसका अभियान है और किस तरीके से जो ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी नौसेना खत्म हो गई है, उसका वो दिखा रहे हैं कि देखो ये हमारा ट्रेलर है, अभी ट्रेलर हम दिखा रहे हैं और इनका युद्धपोत जो है उसको भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो विजुअल हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरीके से भगाया जा रहा है इसके अमेरिका के युद्धपोत को ईरान की नौसेना जो भगा रही है। जी बिल्कुल, इसको जो मुंबई में ईरान का कॉन्सुलेट जनरल है उसने, उस दफ्तर ने ये जारी किया है। एक बार देखते हैं क्या कुछ उस जो विजुअल जारी किया है उसमें कहा गया है, उसमें क्या दिखाया गया है। लेकिन एक बहुत गंभीर संकट में पश्चिम एशिया, यानी अभी भी वहाँ पर जो जंग का खतरा है वो और ज़्यादा गंभीर होने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। केवल युद्ध विराम ज़रूर है, लेकिन इस युद्ध विराम के दौरान भी जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसको देखते हुए ये खतरा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये है वहाँ पर अगर सीधे सीधे चेतावनी दी गई है और ये विजुअल्स जारी किए गए हैं कि अगर वहाँ पर किसी तरीके से अमेरिका ईरान का वहाँ हार्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करता है, वहाँ के जो द्वीप हैं आसपास के बंदरगाह हैं, अगर उन बंदरगाहों पर उतरने वाले जहाज़ों को कोई नुकसान पहुँचाता है तो फिर उसका अंजाम भुगतना होगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या इस जहाज़ों को रोकने का काम या हार्मुज स्ट्रेट की जो नाकेबंदी कर रखी है उसमें
ये ईरानी अमेरिकी युद्धपोत क्या कुछ करते हैं, रुकावट डालते हैं, उसके बाद फिर किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह से रुकावट डालते हैं। क्या उनको रोकेंगे, उनसे टोल वसूली करेंगे या उन पर हमला करेंगे? जाहिर सी बात है कि आपको किसी तरह का अधिकार नहीं है। और ये एक तरीके की यहाँ जिसको कहा जा रहा है कि ये समुद्र के भीतर डकैती है, बल्कि आप अपनी ताकत के जरिए, तो फिर उस डकैती से निपटने का इंतजाम उन देशों ने भी कर रखा है जो जिनको वहां से अपने जहाज गुजारने हैं। बिल्कुल समीर जी, उन्होंने इंतजाम कर रखा है। ये हमारे बगल में जो विजुअल चल रहा है समीर जी, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये जहाज खड़े हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के पार, जो कई दिन से खड़े हुए हैं, 40 दिन से। और आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम समुद्र के अंदर। अभी तक तो समीर जी नोएडा और दिल्ली की सड़कों में ट्रैफिक जाम की बात होती थी, अब समुद्र में जाम लग रहा है। तो ये विजुअल आप देख सकते हैं, ये चूंकि ऊपर से लिया गया विजुअल है, ये है, देखिए पूरा किस तरीके से लाल और हरे जो हैं ये सब, ये सारे जहाज खड़े हुए हैं और इस तरीके से जाम लगा हुआ। अब इन जहाज़ों को निकलने के लिए कितना समय चाहिए, इसको देखते हैं एक बार फुल स्क्रीन पर। और ये दिखा रहा है वहां पर किस तरीके से जहाज़ों का जो तमाम चीज़ों को लाद कर यहाँ से इनकी लाइव ट्रैकिंग होती रहती है। ये वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे पूरा समुद्र जो है उस समय जहाज़ों से ही भरा पड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं डॉट्स हैं हरे नीले पीले रंग के, ये अलग अलग ढंग के जहाज़ हैं जो वहाँ पर रुके हुए हैं। और अब इन जहाज़ों में जो लोग फंसे हुए हैं उनका क्या हाल होगा, चूँकि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर ये जहाज़ हैं और दुनिया भर के तमाम देशों के जहाज़ हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं और ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस संकट के लिए अगर कोई दोषी है तो पहले भी अमेरिका और इजराइल थे और अब तो सीधे सीधे इजराइल दोषी, माफ कीजिएगा, अमेरिका दोषी है क्योंकि उसने एक नए सिरे से उसकी नाकेबंदी कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक अब ईरान की तरफ से जो नाकेबंदी थी तो साफ तौर पर कहा गया था कि हम अमेरिका और इजराइल के या उनके दोस्तों के ही जहाज नहीं जाने दे रहे हैं, बाकी जहाजों को हम वहां जब देख रहे हैं कि सुरक्षित मतलब सेफ पैसेज मिल रहा है, सुरक्षित रास्ता मिल रहा है, तो हम आगे जाने की अनुमति उनको दे रहे हैं। लेकिन अब तो पूरी तरीके से ये ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा समीर जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रम्प साहब जो ये कर रहे हैं, इसको किसी भी देश का समर्थन हासिल नहीं है, किसी का भी समर्थन हासिल नहीं है। और चीन ने तो खुलकर कह दिया है कि अमेरिका का अपने देश का समर्थन नहीं हासिल है। सबसे बड़ी बात तो हाँ, अपना भी समर्थन हासिल नहीं है, अपने देश का भी समर्थन हासिल नहीं है। और ट्रम्प को जो कहा जा रहा है कि ये गैंगस्टर हैं, जी हाँ। ये अमेरिका में लोग कह रहे हैं, उनको भी हम लोग सुनवाएंगे। एड डेवी जो वहाँ के एक सीनेटर है वो कह रहे हैं कि ये गैंगस्टर है ट्रम्प जो है, ये राष्ट्रपति नहीं है। इस तरीके की बातें वहाँ की जा रही हैं। न्यूयॉर्क में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है, 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो ट्रम्प की इसकी युद्ध नीति का विरोध कर रहे थे और इसराइल को हथियार बेचे जाने का विरोध कर रहे थे। तो 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन समीर जी ये बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा जंगी जहाज जो हैं वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास इस समय खड़े हुए हैं जी। अमेरिका के 15 के आसपास जंगी जहाज हैं। और अगर कोई भी जहाज जो ईरानी है या ईरान से जुड़ा हुआ गुजरता है तो योजना ये है कि वो उस जहाज को रोक लेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि जो चीन का एक जहाज है वो इस नाकेबंदी के बावजूद वहाँ से गुजरा है और अमेरिका के जहाज उसका कुछ नहीं कर पाए हैं। और उस पर 2.5 लाख लीटर जो है वो क्रूड ऑयल उस पर पेट्रोकेमिकल्स उस पर लदे हुए थे, ये सूचना मिली है और इसका कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब ये हालांकि जो इस तरीके की नाकेबंदी है ये वेनेजुला में की थी अमेरिका ने और उसमें कामयाब रहा था वेनेजुला की नाकेबंदी करने में। लेकिन ये ईरान की नाकेबंदी कामयाब होगी कि नहीं होगी ये देखना होगा, क्योंकि वेनेजुला से सिर्फ क्यूबा का मामला जुड़ा हुआ, हित जुड़ा हुआ था। वेनेजुला से रूस के या चीन के हित नहीं जुड़े हुए थे। ईरान से रूस के और चीन के और भारत के भी हित जुड़े, वही तो पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तो जो इंपोर्ट हो रहा है, चाहे ऑयल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे बहुत सारी चीजें हैं, चीन और भारत का तो सबसे ज्यादा इस रास्ते से इंपोर्ट होता है और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होना है। तो चीन तो अपना निकाल ले गया, वहां से खींच ले गया और कुछ भी नहीं कर पाए। चीन ने कहा भी कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर आप खुद ही उसके अंजाम भुगतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीन के लिए कहा गया कि आप ही इसके खुद इसके अंजाम भुगतेंगे, ये कहा गया। और चीन ने बहुत सख्त टिप्पणी की है और उनके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, कल उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर चीन ईरान को हथियार देता है तो हम 50% टैरिफ लगाएंगे। तो उनका ये टैरिफ वार जो है इसमें कोई विजेता नहीं होता है।
वो लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। और पहले भी कर चुका है चीन इस तरीके से। तो ये धमकियां चीन पर काम करने वाली नहीं है, और चीन ने उस धमकी भरे अंदाज में ही कहा है कि हमारे ईरान के साथ रणनीतिक, सामरिक और व्यापारिक संबंध हैं, समझौता है, और हमारे जहाज वहां से आते हैं और आते रहेंगे। ये एडवेंचर करने की आप कोशिश मत कीजिए। भारत की तरफ से अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री घर में घुसकर मारते हैं। तो अगर भारत का जहाज रोकने की कोशिश की जाएगी तो हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप साहब को घर में घुसकर मारेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो भारत के भी जहाज रुकेंगे नहीं। बयान नहीं आया होगा अभी, चूंकि व्यस्तता है अभी, चुनाव चल रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं आए। अभी चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए अभी बयान नहीं आया है, ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव से फ्री होंगे तो घर में घुसकर ट्रंप को मारा जाएगा। तो ये आप समझ सकते, तो भारत के भी जहाजों को कोई नहीं छुएगा समीर जी, ये बिल्कुल साफ तौर पे लगता है। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ जो है अब देखना ये कि इनकी नाकेबंदी चल पाती है, आगे नहीं चल पाती। लेकिन जो इसमें खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप इधर ये धमकी भी दे रहे हैं, ये नाकेबंदी भी कर रहे हैं, और उधर ये भी चाहते हैं कि गुरुवार को दूसरे दौर की बातचीत भी हो ईरान के साथ। मतलब उनको पता है ब्लॉकेट की धमकी तो हम दे दिए हैं, उतार भी दिए हैं 2-4 सिंबॉलिक रूप में हम कुछ जहाज़ों को, लेकिन अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या कुछ होगा। और चीन ने तो अपना जहाज वहां से निकाल भी लिया है। तो अब वो फिर बातचीत की मेज पर लाना चाह रहे हैं। उनको ये लग रहा होगा कि शायद इस ब्लॉकेट से चीन ईरान डर जाएगा और वो कुछ शर्तें इनकी जो थी वो उनको मान लेगा, लेकिन कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये इसको मान लेगा और कोई ब्लॉकेज इस तरीके से हो जाएगा। ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं समीर जी। और दूसरी बात ये है कि वह ईरान ने जापान को, मलेशिया को, फिलीपींस को, रूस को, चीन को, भारत को, पाकिस्तान को ये सुविधा दी है कि उनके जहाज वहां से निकल सकते हैं। तो इन जहाज़ों को, भारत का तो जहाज निकला है कल। यहाँ पर ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने प्रेस मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि हमने कितने को क्या फीस ली है, क्या टोल लिया है, आप खुद ही बता दीजिए। तो बिना हमने टोल के आपको पार कराया, बिना टोल के पार कराया। भारत का जहाज बिना कोई पैसा दिए वहां से निकला है। तो ये भारत की जनता के जो संबंध है, मोदी जी के संबंध नहीं, भारत की जनता के जो ईरान के साथ संबंध है, तो उसका नतीजा ये है कि भारत के जहाज वहां से बिना कोई टोल दिए हुए निकले हैं समीर जी। तो ये समझा जा सकता है। लेकिन अब जो परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं, ये देखा जा सकता है कि ये चीजें अब काफी आगे बढ़ती जा रही हैं। इस बीच समीर जी ये है कि जो अमेरिका का पेट्रो डॉलर है उसको चुनौती देने के लिए ब्रिक्स जो है सक्रिय हो रहा है। हालांकि ब्रिक्स जो है अभी उसकी अध्यक्षता भारत के पास है, तो भारत की तरफ से तो ब्रिक्स पे कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन पुतिन जो है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है, और रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन ने जो है वहाँ के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियंतो से कहा है कि इंडोनेशिया और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच सहयोग का विस्तार करने का एक और अच्छा अवसर है, और इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ये एक बड़ी खबर इस समय एक तरीके से समझी हो सकती है। तो एक तरीका है ट्रंप को चुनौती देने की, अमेरिका का जो डॉलर हेजेमनी है उसको चुनौती देने की दूसरी तरीके से भी तैयारियां साफ तौर पर चल रही हैं। इस बीच जो ईरान के यूएन में दूत हैं अमीर सईद इरावानी, उन्होंने जो है कहा है कि नौसैनिक नाकेबंदी जो है ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन है, और उन्होंने इसको आक्रामकता का एक और अवैध कृत्य कहा है, और जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और कल जो है मतलब सोमवार को उन्होंने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में कहा कि वाशिंगटन के इस हालिया भड़काऊ कदम की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, और इस कदम की सार्वजनिक घोषणा यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा 12 अप्रैल को की गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूएस का यह कदम यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह अनुच्छेद बल के प्रयोग या उसकी धमकी को प्रतिबंधित करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आक्रामकता के स्पष्ट उदाहरण स्पष्ट करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह अवैध नाकेबंदी समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांतों का भी गंभीर उल्लंघन करती है। बिल्कुल। तो ये वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में जो ईरान के दूत हैं उनका ये कहना है कि किस तरीके से ये जो ब्लॉकेड हो रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है, तो इसको लेकर दुनिया भर को हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में अमेरिका का साथ कोई नहीं दे रहा है, अमेरिका के सहयोगी देश भी खिलाफ खड़े हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ हालांकि अब उसकी उपयोगिता बहुत रह ही नहीं गई है। अमेरिका ने उसकी उपयोगिता को
पूरी तरीके से खत्म कर दिया ऐसा लगता है। बावजूद इसके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि लड़ाई से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इन सारी चीज़ों को अब ये बातचीत के जरिए ही हल करना होगा। तो ये एंटोनियो गुटेरेस का जो ट्वीट है वो हम लोग देख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि जो किस तरीके से इसका ये मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है ये लड़ाई से इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है और हफ्तों कह रहे हैं कि हफ्तों की तबाही और परेशानी के बाद यह साफ है कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा लड़ाई का कोई मिलिट्री हल नहीं है। मैं एक समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की अपील करता हूं। सीज फायर को पूरी तरह से बनाए रखना चाहिए, सभी उल्लंघन बंद होने चाहिए। लड़ाई में शामिल सभी पार्टियों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट समेत नेविगेशन की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। तो हर इसको जो सीज फायर हुआ है उसको पूरी तरीके से बनाए रखना चाहिए, हर तरह के उल्लंघन बंद होने चाहिए। सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को एक तरह से वो संबोधित कर रहे हैं, लेकिन कितना उनकी बात को अमेरिका मानता है, कितना इजराइल मानता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पर यह बयान उनका आया है और महत्वपूर्ण बयान है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ना तो संयुक्त राष्ट्र को कुछ समझ रहे हैं, उसके महासचिव को समझ रहे हैं, कुछ नेटो को नहीं समझ रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो पोप को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, अब तो पोप को भी नहीं समझ रहे हैं, खुद को ईसा मसीह समझ रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर उन्होंने हटा ली, शायद अभी खबरों में आ रहा है। हाँ, खबरों में आ रहा है कि उन्होंने हटा ली, लेकिन मतलब ये बन गए थे, ये धृष्टता तो की ना, ये धूर्तता करने की कोशिश तो की ट्रंप ने। तो ये समझा जा सकता है कि ये कितना धूर्त व्यक्ति जो है समीर जी, ये अमेरिका के गले पड़ गया है। ये समझ जो है वो मतलब आ रहा है कि ये धूर्त व्यक्ति जो है अमेरिका के पल्ले पड़ गया है। लेकिन ये धूर्तता जो है ये इसके खिलाफ जो है समीर जी एक तरीके से कहा जाए कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गले पड़ सकती है। इधर जो शी जिनपिंग है समीर जी, उनका भी वक्तव्य जो है आ गया है और शी जिनपिंग जो है वो जो इसको कह रहे हैं कि भाई खाली देशों की संप्रभुता सुरक्षा का सम्मान करने की वो अपील कर रहे हैं। और जो उनके अनुसार जो है मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 4 सूत्री प्रस्ताव जो है पेश किया है। और शी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के साथ एक बैठक के दौरान ये प्रस्ताव साझा किया और इस प्रस्ताव में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा और विकास के बीच समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। जो वहाँ का सरकारी प्रसारक है, मतलब जो ब्रॉडकास्टर है CCTV, उसके अनुसार शी ने कहा कि मध्य पूर्व में स्थित खाड़ी देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। यानी जो ट्रंप साहब नाकेबंदी कर रहे हैं, ये नाकेबंदी स्वीकार नहीं होगी। ये अभी तक तो वहाँ के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनके ही बयान आ रहे थे। अब ये सीधे सीधे खाड़ी देशों के साथ बातचीत में शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये अब किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रहे हैं, यानी समुद्र में वो तमाम देशों के जहाज़ों का जो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको कड़ी चेतावनी मिल रही है। ईरान की तरफ से ही नहीं बल्कि यहाँ अब चीन की तरफ से भी चेतावनी मिल रही है और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि रास्ता रोकने का नतीजा ठीक नहीं होगा। लगता भी नहीं कि रास्ता रोकेंगे अमलेंदु जी, हालांकि वहाँ पर जहाज़ भेजने को लेकर भी हम लोग आशंकित ही थे, पर वहाँ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। और जब चीन का ही जहाज़ निकल गया तो आप रास्ता किसके लिए रोक रहे हो? आप छोटे मोटे देशों का रोकोगे या फिर आप भारत का रोकोगे? और आप भारत के जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे तो चुनाव में कितने भी व्यस्त हैं प्रधानमंत्री, वो फिर आपको अपनी भाषा में आपको जवाब देंगे। बिल्कुल अपनी भाषा में जवाब देंगे। और समीर जी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथी जो है ट्रंप के, वही सब साथ छोड़ते चले जा रहे हैं इस नाकेबंदी को भी। ऑस्ट्रेलिया का बयान भी आ गया, उसका भी कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुले रहने में पूरी तरह से वो जुड़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं रिचर्ड मार्लेस, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया हॉर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और इस मामले पर फ्रांस और यूके सहित अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ABC ब्रॉडकास्टर है, उस पर उनकी टिप्पणियां आई और ये तब आई जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑस्ट्रेलिया जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की US की नाकेबंदी का समर्थन करता है। इस पर मार्लेस ने कहा कि जाहिर है कि हमें हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नौवहन की स्वतंत्रता देखने की जरूरत है। जब हम हॉर्मुज स्ट्रेट के खुले रहने और वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के सामान्य स्थिति में लौटने को लेकर पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है
हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के प्रयासों में तभी योगदान देगा जब वो संघर्ष विराम स्थायी हो जाएगा। यानी कि जब संघर्ष विराम हो जाएगा तभी हम इसके लिए करेंगे, यानी हम ट्रंप की इसमें शामिल नहीं है। और उन्होंने कहा कि अभी यह बहुत अनिश्चित है और हमें वास्तव में यह देखने की जरूरत है कि संघर्ष विराम की शेष अवधि के दौरान क्या होता है और हॉर्मुज स्ट्रेट में परिस्थितियां कैसे रहती हैं जो किसी भी प्रयास को शुरू करने की अनुमति दें। तो ये स्पष्ट एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने भी कर दिया है कि वो ट्रंप की इस नाकेबंदी में शरीक नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ उनकी नाकेबंदी में कोई भी शामिल नहीं है, वहाँ चाहे वो नेटो हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर दूसरे देश हो, कोई भी इस नाकेबंदी में शामिल नहीं है। और जिनके रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से चेतावनी आ रही है। चीन ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है और ईरान का कहना है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से उसके जो पोर्ट हैं, उसके बंदरगाह हैं, वहाँ किसी जहाज़ को अगर परेशान किया गया, छेड़छाड़ की गई तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर पूरी दुनिया को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं और अपने देश को भी खतरे में डाल रहे हैं? उनका मकसद क्या हो सकता है? डेमोक्रेट्स जो उनकी विरोधी दल के नेता हैं, उनका उस डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि इनके खिलाफ इनकी जो युद्ध की शक्तियां हैं उसको छीन लेनी चाहिए और संसद में इसके बारे में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या कुछ उस प्रस्ताव में कहा गया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया था इस्लामाबाद, उसको उस प्रतिनिधिमंडल को जान से मारने की कोशिश थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसने किया है? ये खुलासा किया है समीर जी, तेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी। और उन्होंने अल मयादीन जो एक मीडिया आउटलेट है उसको एक इंटरव्यू में कहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ा। और उनका मरांडी का कहना है कि बातचीत में जिस तरह जे.डी. वेंस द्वारा अचानक खत्म कर दी गई उसका समय वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख के समय से मेल खाता था और उस लेख में नेतृत्व पर आखिरी हमले करने और ईरानी अधिकारियों को खत्म करने की बातचीत कही गई थी, जिन्हें बातचीत के मकसद से अब तक बख्शा गया था। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो वाशिंगटन पोस्ट उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था और उसमें कहा गया था कि जो अब्बास अरागची और गालिबाफ हैं, इनको बचा के अभी तक इसलिए रखा गया, इनके ऊपर हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि बातचीत इनके ही जरिए की जानी थी, तो इसलिए इन पर आखिरी हमला करने के लिए इनका प्रयास किया गया था। और उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा जोखिमों के चलते प्रतिनिधिमंडल को एक दूसरे रास्ते और दूसरे विमान से वापस लौटना पड़ा और आखिरी मिनट में उनको अपना विमान बदलना पड़ा। और ये कहा उन्होंने कि जे.डी. वेंस ने अचानक बातचीत खत्म कर दी और वाशिंगटन पोस्ट के लेख के जरिए एक संदेश और वापो के जरिए एक संदेश भेजा। और ये कहा उन्होंने कि ईरानियों को जैसे ही खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने तुरंत अपना विमान बदला, तेहरान के बजाय मशहद में उतरे। ये किया उन्होंने, और कोई भी पाकिस्तान में नहीं रुकना चाहता था। ये बहुत बड़ी बात जो है ये कही जा रही है। तो ये कितनी नीचता जो कही जाए समीर जी, उस पर अमेरिका उतरा हुआ है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ईरान को इस साजिश का पता लग गया, ये इस साजिश के बारे में, और ईरान के जो जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था वार्ता के लिए, उसने किस तरीके से इससे एक इस डर को जो है ये खतरा था, उस खतरे को भांपा और उससे बाहर निकल गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये तो फिर बहुत ही एक निचले स्तर का काम होता। लेकिन जिस तरह से युद्ध के तमाम नियमों को, मानवीयता को ताक पर रखकर लड़ाई की है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, उससे कुछ भी किसी भी हद तक उतर सकता था, ये बात तो साफ दिखाई पड़ रही है। जब वो बच्चों के स्कूल पर हमला करके और 150 बच्चों को मार सकता है तो फिर कोई भी किसी भी तरह का उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून कोई मायने नहीं रखते हैं। ये साफ, बिल्कुल ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मायने नहीं रखते। और अभी इसीलिए जब गुरुवार को जो वार्ता होनी है उसके स्थान को लेकर समीर जी मामला अटका हुआ है। अब इसमें तो पाकिस्तान की भी बहुत भद्द पिट जाती है अगर कुछ ऐसा होता। बिल्कुल भद्द पिट जाती है, चूंकि फिर ये सीधा सीधा जंग पाकिस्तान से ईरान की शुरू हो जाती। और हो सकता है कि ये प्लानिंग इजराइल की रही हो कि पाकिस्तान के साथ ईरान की जंग शुरू हो जाए। तो इसके लिए ये एडवेंचर करना चाहता, रचा गया हो इजराइल की ओर से। और जे.डी. वेंस के ऊपर ये बहुत गंभीर आरोप जो है वो प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी लगा रहे हैं कि जे.डी. वेंस ने जिस समय वार्ता खत्म की वो टाइम जो है वो वाशिंगटन पोस्ट के उस लेख से मेल खाता है कि जिसमें टाइम लाइन जो दी गई थी। तो ये बहुत एक कहा गया। तो इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगली वार्ता इस्तांबुल में होगी
कि इस्लामाबाद में होगी कि जिनेवा में होगी। अमेरिकी अधिकारी जो है वो जोर दे रहे हैं कि ये वार्ता जिनेवा में हो। ईरान जोर दे रहा है कि ये वार्ता इस्तांबुल में हो, इस्लामाबाद में भी नहीं और जिनेवा में भी नहीं। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ये पुष्ट समाचार नहीं है कि क्या है। लेकिन द अटलांटिक है, एक मीडिया आउटलेट है, उसकी रिपोर्ट है समीर जी, और उसमें कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत से भले ही कोई सफलता ना मिली हो, लेकिन इसने बातचीत को गति दी है और ईरान के साथ लगातार बातचीत रखने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। अब अधिकारी जो है वो तो कह रहे हैं कि ढांचा तैयार किया गया है, बातचीत को गति मिलेगी, लेकिन ट्रंप और जेडी वेंस जो हैं वो किस तरीके से विश्वासघात जो उनके कर रहे हैं वो सामने निकल कर आ रहा है। और अधिकारियों ने बताया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर कुछ प्रगति हुई है, जबकि खुफिया आकलन बताते हैं कि तेल राजस्व में हुई कमी के कारण पड़ने वाला दबाव तेहरान के रुख को प्रभावित कर सकता है। ये उनका अपना कहना है। इधर एक न्यूज एजेंसी है, उसका कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक नया दौर गुरुवार को ही शुरू हो सकता है। और एक और एजेंसी उसका कहना है कि इस्लामाबाद बैठक के बाद अमेरिका मध्यस्थों के संपर्क में बना हुआ है और पाकिस्तान, तेहरान और वाशिंगटन के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। यानी पाकिस्तान संदेशों का आदान प्रदान तो कर रहा है, लेकिन यह वार्ता इस्लामाबाद में होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है। और जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ट्रंप ने की है, इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये नाकेबंदी रहती है, चूंकि IRGC कह चुकी है, ईरान कह चुका है कि ये सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, तो अगर ये जारी रहती है तो अगर सीज फायर का उल्लंघन तो वार्ता कैसे होगी? तो अब देखना है कि आगे क्या कदम। बिल्कुल, क्योंकि वार्ता के लिए भी परेशान अमेरिका ही है। वो बार बार, एक बार की वार्ता भले ही विफल रही हो, लेकिन वो दोबारा वार्ता के लिए कोशिश कर रहा है, संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ईरान ने भी वहां अगर वार्ता होती है तो उससे वो पीछे नहीं हटेगा, ये स्पष्ट किया भी है। लेकिन ये बड़ी खबर जो आ रही है सामने की, किस तरीके से वार्ताकारों को, यानी वार्ता के लिए जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, और वो खतरा, उसकी एक साजिश रची जा रही है। इसको देखते हुए तो फिर अब वार्ता पर संकट के बादल मंडरा ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी एक तीसरे वेन्यू पर, दूसरी जगह पर यह वार्ता हो, जैसा बताया अभी अमलेदू जी ने कि ये टर्की में भी हो सकती है या फिर जिनेवा में हो सकती है। बहरहाल वार्ता जब होगी तब संभावना जताई जा रही है कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो ये बात की संभावना जता रहे हैं कि गुरुवार को यानी परसों हो सकता है कि दूसरे दौर की वार्ता शुरू हो दोनों के बीच में। लेकिन इसके बीच जिस तरह से ये लगातार सीज फायर का उल्लंघन दिखाई पड़ रहा है, जो अमेरिका नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट की, वो भी सीज फायर का उल्लंघन ही है। इन सब को देखते हुए वार्ता कितनी संभव होगी, लेकिन अमेरिका इस नाकेबंदी को आगे नहीं बढ़ा सकता है, ये भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के भीतर विरोध हो रहे हैं, और अब चीन की जो चेतावनी आई है, रूस की चेतावनी आई है, और पूरी दुनिया को एक तरीके से आमंत्रित कर रहे हैं लड़ाई के लिए, तो लगता नहीं है कि ये लड़ाई लड़ने में सक्षम है अमेरिका, क्योंकि ईरान से अकेले लड़ाई तो लड़ नहीं पाया, हॉर्मुज स्ट्रेट को अकेले आप खुलवा नहीं पाए, और पूरी नाकेबंदी करके आप तमाम दूसरे देशों का भी दुश्मनी आप कैसे मोल ले पाएंगे? बिल्कुल समीर जी, ये दुश्मनी कैसे मोल ले पाएंगे और कैसे आप इस पर आगे बढ़ पाएंगे? और समीर जी, ये जो सिर्फ चीन की धमकी नहीं आई है, बल्कि रूस और चीन इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई नया मोर्चा बनाने की आप भी समझ सकते हैं, हो सकता है। चूंकि जो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, उनके साथ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की कल टेलीफोन पर बातचीत हुई, और बातचीत में दोनों देशों ने जो है वो इसकी हॉर्मुज स्ट्रेट की जो नाकाबंदी है उसकी जो है उन्होंने निंदा करी। और ये मतलब जो है इसको कहा गया है कि ये ईरान का जो संप्रभु जल क्षेत्र है, इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप है, और इसके किसी भी अवैध प्रयास को दोनों देशों ने सिरे से खारिज कर दिया। और इधर ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि देश के बंदरगाहों के लिए कोई भी खतरा एक व्यापक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया को जन्म देगा, और सेना ने स्पष्ट किया कि यदि ईरान के बंदरगाहों को निशाना बनाया जाता है तो फारस की खाड़ी या ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी अगर हमारे बंदरगाह पे हमला होता है तो फिर ये किसी भी तरीके से कोई भी खाड़ी देश का बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा, ये उसकी तरफ से कह दिया गया है। एक और बड़ी खबर है अमलेंदु जी कि खाड़ी के देश जो उसके पड़ोसी देश हैं उनसे हर्जाना भी मांगा है ईरान ने। बिल्कुल, 5 देशों से समीर जी हर्जाना मांगा है, और उसने कहा, साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका इजराइल के बीच आक्रामकता को बढ़ाने के लिए 5
5 अरब देशों से ईरान ने हर्जाना मांगा है। और ये कहा है कि क्योंकि इन देशों ने अपने क्षेत्रों को हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दी और कुछ मामलों में ईरान के खिलाफ गैर कानूनी सशस्त्र हमलों में सीधे तौर पर भाग लिया। और जो UN महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं जमाल फारेस अलवोरोई, उनको संबोधित एक पत्र में ईरान के UN में राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावनी ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर, UAE और जॉर्डन इनसे जो है इनकी हालिया मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो हैं ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का कानूनी रूप से हवाला नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अमेरिका इजराइल के आक्रमण में सहायता की। इसके बजाय तेहरान का दावा है कि वह आक्रमण का शिकार है और आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने अपने पत्र में आगे कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ मामलों में ईरान के भीतर नागरिक ठिकानों पर गैर कानूनी सशस्त्र हमले सीधे सीधे इन राज्यों द्वारा किए गए हैं, इसलिए ईरान इन राज्यों से मुआवजा पाने का हकदार है। बिल्कुल, ये 5 जो वहाँ पर खाड़ी के देश हैं और जो पड़ोसी देश जिनके ठिकानों से अमेरिका ने हमले किए हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है ईरान ने और इन देशों से हर्जाना मांगा है। और इधर बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर है और वो खबर ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी विपक्षी पार्टी, वो संसद में कानून लाने के लिए एक प्रस्ताव ला रही है, कानून बनाने के लिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की उन शक्तियों को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके जो उनकी युद्ध के संबंध में फैसले लेने वाली शक्तियां हैं। चक शूमर है डेमोक्रेटिक पार्टी के माफ कीजिएगा, चक शूमर ने कहा है, इसके बारे में बयान दिया है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बेलगाम होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये प्रस्ताव लाना और उसका पास होना अमेरिकी संसद में, कांग्रेस में बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल समीर जी, बहुत ज़रूरी है, ये कहा है। और ये सीनेटर हैं क्रिस वैन होलेन और उन्होंने कहा है कि ट्रंप के इस गैर कानूनी युद्ध में अमेरिका के 13 सैनिक और हजारों नागरिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं, ये उनका कहना है। और इसलिए जो है इसको वॉर पावर्स रेजोल्यूशन है उन्होंने पेश किया है और ये वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है वो ट्रंप की शक्तियां छीनने का उन्होंने पेश किया है। हम लोग सुन सकते हैं कि क्रिस वैन होलन क्या कह रहे हैं और हिंदी में फिर आप बता भी देंगे उनको कि क्या क्रिस वैन होलन तो सुनते हैं क्या कहा है क्रिस वैन होलन ने, सीनेटर हैं, और कैसे वहां पर ट्रंप की युद्ध से संबंधित फैसले लेने की जो उनकी पावर है, राष्ट्रपति की पावर है, उसको कैसे कम करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। And this from the president who said he was going to focus on lowering prices and ending wars. He lied and people are dying. And as my colleagues have said, the president is now putting more lives at risk to open the Strait of Hormuz that was open before he started this war. He also 3 weeks ago told us we won. He has said we won more than 3 weeks ago. He said we won the other day. So what the hell are we still doing there if we won? Now the reality is we didn't win and the president is lying to the American people, but we can see from his own words that that's true. तो ये सीनेटर क्रिस वैन होलन हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रंप के इस गैर कानूनी युद्ध में अमेरिका के 13 सैनिक और हजारों आम नागरिक मारे जा चुके हैं और इस पर हर दिन $2 अरब का खर्च आ रहा है। अमेरिकी जनता इस युद्ध के खिलाफ है और इसे ख़त्म करने के लिए हमें हर सीनेटर को जवाबदेह ठहराते रहना होगा। इसीलिए आज मैंने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पेश किया है। तो ये पेश किया है उन्होंने और इसको लेकर अब चर्चा हो रही है अमेरिका में। सबसे बड़ी बात ये कि जो ये कह रहे हैं क्रिस वैन कि वहाँ पूरी जनता जो है इस युद्ध के खिलाफ है, महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि पूरी जनता खिलाफ हो। समझिए हम लोग देख रहे हैं लगातार कि वहाँ नो किंग्स प्रदर्शन जो होता है हर आखिरी शनिवार को, वहाँ पिछले उसमें जब हुआ तो 90 लाख लोग जो थे वहाँ अमेरिका की सड़कों पर उतरे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है 90 लाख लोगों का वहाँ उतरना समीर जी, इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और है समीर जी, सीनेटर एड डेवी, और उन्होंने तो बहुत गंभीर बात कह दी है, ट्रंप को गैंगस्टर तक, करप्ट गैंगस्टर तक कह दिया है एड डेवी ने समीर जी। तो एड डेवी को भी हम लोग सुन सकते हैं और उसको आप फिर आप हिंदी में बता सकते हैं कि वो एड डेवी आखिर कह क्या रहे हैं।
तो एड डेवी, उनको भी सुनते हैं, सीनेटर हैं, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान के खिलाफ लड़ाई, फिर हार्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी, इस तरह के फैसले ले रहे हैं, उसका कितना विरोध हो रहा है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और ट्रंप को लेकर जो पूरे अमेरिका में जो परसेप्शन बन रहा है वो कितना जानना, उसको कितना महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल खलनायक के तौर पर अपने देश में इस समय देखे जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। A whole civilization will die tonight. Words I never thought I would hear from an American president. And though Donald Trump thankfully didn't follow through this time, these words are a stark reminder of how reckless, immoral, and completely outside the bounds of international law this president is. Regrettably, he is no friend of the United Kingdom. He is no leader of the free world. He is a dangerous and corrupt gangster, and that is how we must treat him. So will the Prime Minister advise the King to call off his state visits to Washington before it's too late? Because I really fear for what Trump might say or do while our King is forced to stand by his side. We cannot put His Majesty in that position. And when it comes to Trump's latest cunning plan to blockade the Strait of Hormuz, that will only escalate this crisis and jeopardize the precarious ceasefire. So it's right that the UK is not joining Trump. And I welcome the Prime Minister convening a summit to offer an alternative to Trump's. We must work with our reliable allies in Europe and the Commonwealth and our... तो ये ब्रिटेन में, वहाँ जो ब्रिटेन की संसद है उसके लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के नेता हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो उन्होंने कहा शुरुआत में कि ये सभ्यता को नष्ट कर देंगे। ये बयान किसी एक देश के नेता का क्या, किसी एक आम आदमी का भी नहीं हो सकता है। और जो कहा है उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप आज़ाद दुनिया के लीडर नहीं हैं, वो एक खतरनाक और करप्ट गैंगस्टर हैं। प्रधानमंत्री को किंग की वॉशिंगटन की स्टेट विजिट को कैंसिल कर देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो ये यानी पूरी दुनिया में किस तरीके से विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो जिस तरीके से ईरान पर हमला किया, ईरान के खिलाफ लगातार जो बयान दे रहे हैं, और जिस तरीके से अब हार्मुज स्ट्रेट की समुद्र में डकैती, एक तरीके से डकैतों की तरह जो व्यवहार करते दिखाई पड़ रहे हैं, और अमेरिकी जनता किस तरह सड़कों पर लगातार उतर रही है, विरोध कर रही है, और उनके विरोध को जो दबाने की कोशिश है उसको भी हम लोग देखेंगे कि 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और विरोध प्रदर्शन करने वालों को। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, और अब वहां पर जो तमाम सीनेटर्स विरोध कर रहे हैं, संसद में प्रस्ताव लाया जा रहा है जिससे उनकी युद्ध में फैसले लेने की शक्ति को कम किया जा सकते। अब वो पारित होता है या नहीं होता है, लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है उन विरोध प्रदर्शनों की जो अमेरिका में जगह जगह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस लड़ाई को लेकर, ईरान युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका को झोंका है उन्होंने, उसके खिलाफ वहां पर हो रहा है। बिल्कुल समझिए, ये वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। ये न्यूयॉर्क का है चित्र। न्यूयॉर्क में जो है 100 से ज़्यादा जो है प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, जो इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और तेल अवीव और ईरान के साथ उसके युद्ध के लिए वाशिंगटन के सैन्य समर्थन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। युद्ध विरोधी समूह जूइश वॉइस फॉर पीस, जूइश वॉइस, महत्वपूर्ण बात ये समझिए, ये सब यहूदी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं युद्ध के खिलाफ, कि फिलिस्तीन और ईरान के खिलाफ जो है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा यहूदियों को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया है। और ये कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित रैली थी, इसमें से एक था, उसने बताया कि सोमवार को विसिल ब्लोअर चेल्सी मैनिंग सहित लगभग 90 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। चेल्सी मैनिंग अमेरिकी सेना की पूर्व सैनिक और विकीलीक्स की सूत्रधार थी। हालांकि न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग ने कहा कि कई गिरफ्तारियां की गई और हिरासत में लिए गए लोगों की सटीक संख्या बताने से उसने इनकार कर दिया। विरोध प्रदर्शनों के फुटेज में अमेरिकी सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर और उनकी डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस्टियन गिलब्रेंट के कार्यालयों के पास भीड़ जमा होती दिखाई दी, क्योंकि अमेरिकी सीनेट एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है, ताकि ईरान के खिलाफ उनके अकारण आक्रामक युद्ध को रोका जा सके। और प्रदर्शनकारियों ने बमबारी बंद करो, हत्याएं बंद करो, फिलिस्तीन को मुक्त करो जैसे नारे लगाते हुए ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों, दक्षिण लेबनान में इजराइल के घातक हमलों से घिरे हुए गाजा पट्टी पर इजराइल की आक्रामकता के प्रति अपना कड़ोद विरोध व्यक्त किया। और प्रदर्शनकारियों ने गजा को
जीने दो, ईरान को जीने दो और लेबनान को जीने दो के नारे भी लगाए। बिल्कुल। तो ये वहाँ पर न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये वहाँ के यहूदी समुदाय के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस लड़ाई के खिलाफ, और इनमें से 100 के से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर इजराइल से भी युद्ध के खिलाफ जो एक माहौल है उसको लेकर एक सर्वे आया है। वहाँ की स्थानीय किसी एजेंसी ने सर्वे किया है, और कई मीडिया में जो यहाँ पर तमाम उसमें अखबारों में ये बात छपी हुई है कि कई लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों के बीच एक सर्वे किया गया जो इस लड़ाई के समर्थक हैं या फिर इसके विरोधी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 1084 करीब 1312 इस्राएली लोगों से बात की गई, और ये बातचीत जो है वो युद्ध विराम से पहले की है। इसमें 1084 यहूदी शामिल थे इस वोटिंग में, और 288 अरबी मूल के लोग थे, और इनमें से 39% ने कहा कि युद्ध होना चाहिए, सही हो रहा है, लेकिन 42% लोगों का ये कहना था कि ये बिल्कुल गलत है, तुरंत रुकना चाहिए, इस युद्ध से कुछ भी किसी को हासिल नहीं हुआ। तो इजराइल में भी युद्ध के खिलाफ एक बड़ा एक समुदाय दिखाई पड़ रहा है, और जो सर्वे का जो सैंपल लिया गया था उनमें ज़्यादातर लोग जो है वो यहूदी ही थे। हाँ बिल्कुल समझिए, ज़्यादातर यहूदी ही थे, और 1000 के आसपास का सैंपल सर्वे था उसमें, और अधिकांश यहूदी थे, और उसमें से बड़ी संख्या में जो है लोग वो इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। और समीर जी, वहाँ प्रदर्शन भी हुए थे इजराइल में, और वहाँ भी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई, और इजराइल में भी नेतन्याहू और युद्ध के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन हुए। तो ये समझा सकता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों जगह युद्ध के विरोध में प्रदर्शन खूब अच्छे तरीके से हो रहे हैं, और ये एक तरीके से देखा जाए तो ट्रंप और नेतन्याहू की हार जो है वो अपने ही घर में होती हुई समीर जी दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और इस बीच समीर जी, इजराइल को लेकर जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि संप्रभुता का जो है वो सम्मान किया जाना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मुख्य रूप से एक देश द्वारा किया जा रहा है, और वह है इजराइल की सरकार। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। और इसके साथ ही ईरानी शासन की ओर से पूरी तरह से अवैध प्रतिक्रिया सामने आई है। ये है, तो उनका मतलब ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन जो है वो सिर्फ एक देश है, वो है इजराइल, वो कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने कही है, और तेहरान में स्पेन का दूतावास फिर से खुल गया है। ये भी इस बीच बड़ी खबर। अब ये इस पूरी लड़ाई के दौरान अभी तक जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका और इजराइल का पूरी दुनिया से अलग थलग होना, और ईरान को जो बढ़ता हुआ समर्थन दुनिया भर का दिखाई पड़ रहा है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और यही नहीं, जिस तरीके से अब अमेरिका का प्रभुत्व पश्चिमी एशिया के देशों में यानी मध्य पूर्व के अरब देशों में कमज़ोर हो रहा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें अरब खाड़ी के कई देश जो तमाम चीज़ों के लिए, हथियारों के लिए ख़ास तौर पर उनकी अमेरिका पर निर्भरता थी, वो अब उस निर्भरता को कम करने का उन्होंने फैसला किया है, और चीन और रूस से अब हथियार वो खरीदने की तैयारी में है यार। और क्योंकि वहाँ पर डिलीवरी में भी देरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इन देशों को अब ये लग रहा है कि जब ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनके माध्यम से हम अपनी सुरक्षा पर इतना पैसा इनके ऊपर क्यों खर्च करें। एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है पूरे पश्चिम एशिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में, और अमेरिकी प्रभुत्व तो बिल्कुल खत्म हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो पेट्रो डॉलर की जगह है इस पेट्रोल और डीजल के लिए यानी जो ऑयल है उसके लिए अब वहाँ की लोकल मुद्रा और चीनी मुद्रा का जिस तरीके से अब इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल समझिए, लोकल मुद्रा चीनी मुद्रा का इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी देखा जा रहा है। और इधर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जैसे हमने अभी सुनवाया पेड्रो सांचेज को, पेड्रो सांचेज चीन में थे, वहीं उन्होंने शी जिनपिंग के सामने ये बात कही। शी जिनपिंग ने उसका जवाब देते हुए जो कहा समझिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बता सकते हैं कि शी जिनपिंग ने पेड्रो सांचेज को क्या कहा, वो उससे समझा जा सकता है कि कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और अमेरिका की जो पेट्रो डॉलर हेजेमनी है वो टूट रही है। ये बिल्कुल, ये शी जिनपिंग का जो बयान जारी किया पेट्रो सांचेज से मुलाकात के बाद, वो कह रहे हैं कि चीन और स्पेन दोनों ही सिद्धांतवादी और समझदार देश हैं। हम इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने को तत्पर हैं। हमें जंगल के कानून का विरोध करना चाहिए और मिलकर सच्चे बहुपक्षवाद को बनाए रखना चाहिए। साथ ही विश्व शांति और विकास
विकास की रक्षा करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बयान है। और जिस तरीके से अब लावरोव भी यानी रूस के नेता वो भी अब चीन पहुंच रहे हैं, वहां वार्ताएं हो रही हैं, तो ये जो ब्लॉकेड नेवल ब्लॉकेड का फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का, इस पर भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ईरान के तमाम अखबार इस बात को लिख भी रहे हैं कि जिस तरीके से हमने 40 दिन की लड़ाई में मात दी है, यहां पर भी उनको समुद्र में भी उसी तरीके से मात देंगे। और वो दिख रहा है अमलेंदु जी, बिल्कुल समझिए साफ दिख रहा है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो विजुअल्स जारी किए, एक प्रेस टीवी ने, जो ईरान का सरकारी टेलीविजन है, उसने समझिए लगभग 3 मिनट का एक वीडियो जो जारी किया है कि किस तरीके से उनकी IRGC की जो नौसेना है वो काम करती है और किस तरीके से उन्होंने अमेरिका के जहाज को भागने के लिए, जो युद्धपोत थे, भागने के लिए मजबूर किया। तो उसकी हम, चूंकि उसमें थोड़ा इशू आ सकता है शायद, लेकिन हम अपनी टीम से कहेंगे अगर उसे दिखा सकते हो, थोड़ा सा उसका एक हिस्सा दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से उसने चेतावनी दी कि यू आर इन डेंजर, ये कहा, और कहा कि ये आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप भाग जाइए वरना आप पर हम अपना हमला करने वाले हैं। और ये सुनते ही फिर उसके बाद जो है वो मतलब उसमें घबराहट मच गई, वहाँ जो US का जो डिस्ट्रॉयर था उसके अंदर, और फिर वो वहाँ से भागे हैं, ये भाग निकला। तो बिल्कुल उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बताया हमने कि चीन के जो माफ कीजिएगा रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, वो भी बातचीत के लिए पहुंच गए हैं चीन, और उनकी वहां पर वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो ये इस नाकेबंदी को लेकर अब जो वैश्विक राजनीति में उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से उसकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और देख लेते हैं कि क्या किस तरह से चेतावनी दी है ईरान ने, अगर नाकेबंदी की जाती है तो क्या कुछ होगा। April 11th, the Gulf of Oman near the Fujairah port. US destroyers Frank Peterson and Michael Murphy. We traverse the strait at high speed to minimize exposure. Understood, sir. Step 1, electronic warfare and hack radar. While Iran is engaged in negotiations with the Americans in Islamabad, these two naval giants make a covert push through the Strait of Hormuz. Step 2, camouflage ship's appearance. Using false identification, they present themselves as Omani commercial vessels. Disable radars and board. तो ये उन्होंने जो एक रिपोर्ट बनाई है उसमें दिखाया गया कि कैसे वो युद्ध वहाँ पर सर भागे, और वो भागते हुए ओरिजिनल वीडियो भी है। ये है जो वहाँ पर अमेरिकी युद्धपोत ईरान की चेतावनी के बाद भागते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ये विजुअल भी हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल अमलेंदु जी, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए भी अमेरिका की नेवी या वहाँ की सेना किसी तरीके से हामी भरेगी, क्योंकि अमेरिका की सेना के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर बहुत मतभेद है और साथ दिखाई पड़े हैं। बगावत की स्थिति आपने इस कार्यक्रम में बताया था कि वहाँ के जो एक कर्नल हैं, नेवी के कर्नल, वो कह रहे हैं कि ये 7,000 सैनिकों को भेजना मिलिट्री सुसाइड है। यानी अब 7,000 सैनिकों को सुसाइड करने के लिए भेज रहे हैं। और ये जरा इसको फुल स्क्रीन पर देखते हैं कैसे वहाँ का जो युद्धपोत है अमेरिका का, ये भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है ईरान की चेतावनी के बाद। Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, तो ये बिल्कुल की लास्ट वार्निंग दे या, और उसके बाद फिर ये अमेरिकी युद्धपोत जो है वो भागता हुआ वहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और ये उस दिन की ये तस्वीरें हैं अमलेंदु जी, जिस दिन यहाँ पर वार्ता हो रही थी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच में, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में। बिल्कुल समझिए, दोनों देशों की बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के दौरान ही ये किया गया, और इसी को लेकर ट्रंप ने अपने तो सोशल पे लिखा भी था कि हमारे जहाज वहाँ गए हैं, वो जो है वो माइंस हटा रहे हैं। माइंस हटा रहे हैं।
और हमारे जहाज वहाँ से निकले हैं सब, तो यही जहाज जो निकले थे माइंस हटाने के लिए गए थे वो भाग रहे हैं, ये देखा जा सकता है। तो भाई अब दूसरी बात समझिए ये है कि एक AI वीडियो जो है समीर जारी किया, वो हम अपनी टीम से कहेंगे उसको पहले चेक कर लें, उसको दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका में जो ईरान का दूतावास है उसने ये एक समीर जी वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो को जारी करते हुए लिखा है कि आज का जो थीम सॉन्ग है वो है नाकाबंदी, हॉर्मुज नाकाबंदी। तो ये वीडियो शायद नहीं दिखा सकते हैं, उस पर कॉपीराइट या कोई और इशू आ सकता है, लेकिन ईरान के तमाम देशों में जो दूतावास हैं एक के बाद एक वो बहुत सारे जो ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट के ज़रिए उनका जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाई पड़ता है। क्रिएटिविटी तो है ही, लेकिन इस लड़ाई के दौरान जिस तरह से ईरान की जनता, ईरान के यही है जिसको हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखा सकते हैं कि ये जो इसका स्क्रीनशॉट जो है ये हम लोग दिखा रहे हैं, द स्टेट हॉर्मुज मस्ट बी शट डाउन, ये लिखना है, और उसको लिखना है कि एंड टुडे क्या है पॉपुलर म्यूजिक, टुडे पॉपुलर म्यूजिक ब्लॉकेड बाय ट्रम्प, ब्लॉकेज भाई ट्रम्प, शायद उन्हीं का कैरिकेचर तस्वीर बनाई है उनकी, उनका AI वीडियो बनाया है, बाकायदा संगीत भी बनाया है कि किस तरीके से इसको बंद किया जाए। तो ये जो है AI वीडियो जारी किया गया है सभी। हाँ, कि वो अपना गाना गा रहे हैं कि हम ब्लॉक कर दिया, हमने ब्लॉकेट कर दिया, नेवल ब्लॉकेट हो गया, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं पड़ने वाला है ईरान पर, लेकिन असर तो पड़ेगा पूरी दुनिया पर अगर ब्लॉकेट वहाँ पर वास्तव में शुरू हो जाता है और वो लागू रहता है। लेकिन शुरू होने में संदेह है, और संदेह इसलिए है कि इसके लिए अब अमेरिका के पास ताकत नहीं रह गई है जो पूरी दुनिया को वो एक तरीके से वो लड़ाई के लिए आमंत्रित कर सकें। चीन का जहाज वहाँ उनके ब्लॉकेड के दावे के बावजूद वहाँ से निकल कर चला गया, और अब जिस तरीके से चीन के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी चेतावनी दी है कि इस वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को अवरुद्ध करना ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, और ऐसा करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इसको साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और डकैती एक तरीके से है। इस बीच समीर जी, रूस के जो सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने एक 2 लाइन का ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, और आप बता सकते हैं कि उन्होंने लिखा क्या समीर जी? बिल्कुल, दिमित्री मेदवेदेव का हम लोग ट्वीट देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि जहां कई देश हॉर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध मुक्त करना चाहते हैं, वहीं व्हाइट हाउस ने इसे अवरुद्ध करने का फैसला किया है। अवरुद्ध करना, अवरोध मुक्त करना। ऑरवेल के खलनायक पूरी ताकत के साथ फिर से उभर रहे हैं। अब आगे क्या? यकीनन युद्ध ही शांति है। सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को उकसा रहे हैं लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। बड़ी मुश्किल स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने देश में भी विरोध हो रहा है लड़ाई का। एक देश से लड़ाई का अंजाम आप देख चुके हैं कि क्या हुआ। उस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा आपने, जिसको आप समझ रहे थे कि 2 दिन में हम हराकर वहां कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसने आपको घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया, और अब आप पूरी दुनिया को एक लड़ाई के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले खुलवाने के लिए आप लड़ाई कर रहे थे, अब उसको ब्लॉक करने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल समझिए। हाँ, मतलब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, आखिर चाहते क्या हो ट्रम्प साहब? सवाल ये है कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना चाहते हो कि उसे खोलना चाहते हो, क्या चाहते हो? अभी तक तो आप गए थे रिजीम चेंज कराने के लिए, कह रहे हैं रिजीम चेंज हो गया, तो हो गया रिजीम चेंज, तो बात किससे कर रहे थे भाई? अब ये भी कह दीजिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुल गया। चल ही देंगे क्या क्या? ये तो कह ही दिया कि बातचीत सफल हो या नहीं हो, हम तो जीत चुके हैं। जब आप कह ही चुके हम तो जीत चुके, तो छोड़ो फिर अब इसको हॉर्मुज स्ट्रेट को काहे पचड़े में पड़े हुए। पहले ही कह रहे थे कि भाई हमारा तो वहां से तेल आता नहीं, जिनका आता है वो खुलवाएं। तो रूस का, चीन का, भारत का आता है वो देख लेंगे। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या नाकेबंदी फिर क्यों कर? नाकेबंदी क्यों कर? तुम्हारा क्या काम है? तो ये समीर जी एक तरह से कहा जाए कि अस्थिर बुद्धि का व्यक्ति जो है ये ट्रम्प, ये अमेरिका के गले पड़ गया है और अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान करा रहा है, और फिलहाल तो जो है वो समुद्री डकैती पर उतरे हुए हैं, ये समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर जिस तरह से तमाम बहुत सारे जो महासागर हैं उन जगहों पर कई देशों में और छोटे छोटे समुद्री डकैत आते हैं, जहाज़ों से वसूली करते हैं। अब लगता है कि उस स्थिति में डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस तरह से उन्होंने वहां हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई है। किसी भी स्थिति में उनको ये अधिकार कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता है, और यही वजह है कि उनके इस ब्लॉकेड के फैसले में पूरी दुनिया ने उनसे किनारा कर लिया है। और कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं। अमलेंदु जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सभी चलते चलते ईरान की और अमेरिका की और रूस चीन की बात तो हम लोगों ने कर ही ली, चलते चलते भारत की भी एक बात कर ही ली जाए। तो इसलिए कल समीर जी नोएडा में और देश के कई हिस्सों में मजदूरों के आंदोलन हुए सैलरी बढ़ाने को लेकर। आरोप ये थे कि 10-10 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है और 8-8 हज़ार 13-13 हज़ार रुपये पर किया जा रहा है। और इसको लेकर नोएडा में तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और काफ़ी ज़्यादा मजदूरों और पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जो इस नोएडा की घटना हुई, तो इसको लेकर आप बता सकते हैं? बिल्कुल, तो राहुल गांधी ने कहा, लिखा है, एक लंबा ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 रुपए किराया, जब तक 300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है मकान मालिक 500 रुपए सालाना किराया बढ़ा देता है। और ये भी लिख रहे हैं कि ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत की भी बात नहीं है, दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ वार, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है, तभी रोज खाता है। और कह रहे हैं कि एक और जरूरी मुद्दा बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 से लागू कर काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया था। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? और जो उसका हक रोज मार रहा है वो विकास कर रहा है। ये उन्होंने कहा है, और कि मैं हर उस मजदूर के साथ हूं जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस प्रकार इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा। हालांकि वहां पर कल जो नोएडा की अगर बात की जाए तो वहां डीएम ने घोषणा की है वहां पर पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, और कई सारी जो मांगे थी उनको स्वीकार किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि केवल नोएडा का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और इस समय महंगाई की मार तो पूरी दुनिया पर पड़ रही है, पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है, और आगे भी उसकी मार पड़ती जाएगी। और इस बीच जब एक और खबर बता दी जाए कि ये बड़ी खबर बिहार से भी आने वाली, हालांकि अब वो बड़ी खबर भी बड़ी नहीं रह गई। बड़ी खबर भी बड़ी नहीं रह गई। आज नीतीश कुमार का दूसरा इस्तीफा हो सकता है। जी हाँ। दूसरा इस्तीफा इसलिए कि विधान परिषद की सदस्यता से वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरा इस्तीफा आज उनका मुख्यमंत्री पद से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता की चुनाव के लिए बैठक बुलाई है, और अब देखना यह है कि किस समय नीतीश कुमार का इस्तीफा होता है। लेकिन समीर जी, जो कहावत है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, नीतीश कुमार बहुत बेआबरू होकर बिहार से रुखसत हो रहे हैं। जिंदगी भर जो बोया था वो काटने का समय नीतीश कुमार के लिए आया है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर वहां से भी आने वाली है। लेकिन वही बात की, अब वो बड़ी खबर भले है, लेकिन वो अब इस तरह से उसकी हैपनिंग हो रही है कि वो बड़ी खबर नहीं रह गई है। मजबूर कर दिया गया उनको कि आप पहले पद छोड़िए, राज्यसभा जाइए, यानी आप बीजेपी के इशारे पर नाचने पर आपको मजबूर कर दिया गया है। आप वही कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी विवशता है, ये नीतीश कुमार ही जान सकते हैं। क्योंकि अगर विधानसभा में सीटों की बात की जाए तो थोड़ी ही सीटें कम हैं बीजेपी से, और केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की बदौलत ही चल रही है। इसके बावजूद उनकी कौन सी मजबूरी है। खैर, क्या कुछ होता है, इन तमाम खबरों पर भी हमारी नज़र लगातार रहती है, और इधर पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उस पर तो लगातार नज़र बनी हुई है। आपको हम अपडेट दे रहे हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।